सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मित्रों, आज हम लोग तुला लग्न के लिए शुभ और अशुभ ग्रह के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुक्र, तुला लग्न का स्वामी शुक्र है और शुक्र जो है वो पहला घर लग्न और अष्टम भाव दोनों का स्वामी है। तो अष्टम भाव तो अनिष्ट स्थान है, लेकिन शुक्र की मूल त्रिकोण राशि जो है वो लग्न में पड़ती है। इस वजह से वो अष्टम भाव का अनिष्ट प्रभाव उतना नहीं रखता है। और वैसे भी अष्टम भाव आयु का है, अगर शुक्र मजबूत है तो आयु के लिए अच्छा ही होगा। और लग्न जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों है, इसलिए शुक्र जो है बहुत ही शुभ प्रभाव देता है तुला लग्न के लिए। वृषभ लग्न से अगर तुलना करें तो वृषभ लग्न के लिए पराशर जी ने शुक्र को लग्न का स्वामी होने के बावजूद भी बहुत शुभ नहीं माना है, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि छठे घर में है। यहाँ मूल त्रिकोण राशि नहीं, उसकी स्वराशि अष्टम भाव में है और अष्टम भाव आयु का ही है। तो तुला लग्न के लिए वृषभ लग्न की तुलना में शुक्र जो है ज़्यादा शुभ प्रभाव देता है, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि लग्न में पड़ती है, लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों, इसलिए शुक्र बहुत ही शुभ हो जाता है इस लग्न के लिए। मंगल दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी है, तो दूसरे भाव का स्वामी होने की वजह से वो सप्तम का स्थानांतरण का फल देगा। तो सप्तम भाव जो है वो केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान में अगर पापी ग्रह अगर केंद्र स्थान का स्वामी है तो अपने पाप प्रभाव को कम कर देता है, तटस्थ हो जाता है। तो मंगल एक तरह से देखा जाए तो शुभ प्रभाव देने वाला तुला लग्न के लिए माना जाता है। वैसे धन स्थान का स्वामी है दूसरा घर, और सप्तम भाव जो है वो पत्नी के घर का स्वामी, इनके लिए बेटर है। लेकिन मारक तो है ही, दोनों ही मारक स्थान दूसरे और सप्तम का स्वामी है। अगर ये छठा, आठवां, 12वें में हो जाए या नीच का हो जाए या पापी प्रभाव में हो तो मंगल जो है रोग दे सकता है। अष्टम से स्पेशल अगर प्रभाव हो तो क्रॉनिक डिजीज, लंबी बीमारी दे सकता है। मंगल शनि का नेक्सस हो जाए तो फिर एक्सीडेंट वगैरह इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो मंगल जो है वो मार्केश है और प्रबल मार्केश है। तो ये कहने के लिए है कि उतना तुला लग्न के लिए अशुभ प्रभाव नहीं देता, लेकिन ये मार्केश है। मंगल जब भी मेरा आता है तो कष्ट का कारण बनता है शारीरिक रूप से, हेल्थ के रूप से। वैसे हमेशा वो मार्केश का फल नहीं देगा अगर शुभ प्रभाव में है। महादशा अंतरदशा के कॉम्बिनेशन में देखते हैं, महादशा भी अगर धन देने वाला है, अंतरदशा भी धन देने वाला है, तो फिर दूसरा घर धन देगा। वो हमेशा ही मारक प्रभाव वो नहीं देगा। अगर महादशा भी अगर महादशा भी गुरु की चल रही है, छठा घर बीमारियों का है, और उसी में मंगल की दशा अगर आ गई है तो बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो भी बीमारी का कारक है और यहाँ भी ये मार्केश है। तो कॉम्बिनेशन देखते हैं। इसके बाद गुरु, तुला लग्न के लिए गुरु जो है तीसरा घर और छठा घर दोनों त्रिसडाय है। 3, 6 और 11वां जो है त्रिसडाय मानते हैं। तो तीसरा घर और छठा घर दोनों का स्वामी गुरु है, तो इसको अशुभ मानते हैं। तुला लग्न के लिए गुरु सबसे अशुभ ग्रहों में से एक माना जाता है कि गुरु जो है दो अशुभ स्थान का स्वामी है। लेकिन चूंकि ये धन कारक है, इसीलिए बहुत सारे विद्वान इसको जो है वो धन के लिए खराब नहीं मानते हैं। और स्पेशली अगर वो 11वें वगैरह में हो तो इसको, या 10वें घर में हो तो इसको खराब नहीं मानते हैं धन के लिए, क्योंकि धन कारक है ये। मेरा खुद का तुला लग्न है और गुरु तीसरे छठे का स्वामी को 11वें में बैठा हुआ है। तो गुरु की महादशा आने के बाद ही धन आगमन तेजी से बढ़ा, पर हाँ स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहा। बीमार करता रहा, कुछ ना कुछ लगा ही रहा, लंबी बीमारी या कुछ ना कुछ वजह बन जाती रही। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं गुरु, पर धन के लिए इसको नहीं कह सकते कि ये खराब ही हो। शनि सबसे योग कारक, चौथा घर और पंचम घर का स्वामी, जब चौथा केंद्र स्थान के स्वामी के रूप में पापी ग्रह जो है वो अपने पाप प्रभाव का परित्याग कर देगा। और पंचम भाव त्रिकोण स्थान है, त्रिकोण का स्वामी और मूल त्रिकोण राशि पंचम में पड़ी हुई है। तो शनि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होने की वजह से तुला लग्न में सबसे योग कारक, अगर ये कमजोर भी हो तो भी शुभ प्रभाव देता है। शनि तुला लग्न वालों के लिए बहुत ही शुभकर मानते हैं। अब वो नीच का ना हो जाए, अगर नीच के होकर सप्तम में आ गया और अगर पापी प्रभाव में सप्तम का स्वामी नीच का होकर चतुर्थ में चला गया तो मैरिज के लिए तो अच्छा नहीं होगा। अगर शनि का ये कॉम्बिनेशन बन जाती है तो ऐसा नहीं कि अगर किसी भी तरीके से है तो खराब शुभ ही प्रभाव देगा। अगर वो खराब स्थिति में है, अगर छठे में चला गया तो संतान के लिए तो भाई अच्छी स्थिति नहीं है। पंचम का स्वामी छठे में चला गया है कर तो। शनि की बात हुई, गुरु के हो गए मंगल, शुक्र, बुध जो है वो तुला लग्न के लिए नवम भाव और द्वादश भाव, 12वें घर का स्वामी, 12वें घर का स्वामी जो है दूसरे राशि का फल देगा। तो नवम भाव का स्वामी के रूप में बुध जो है राज्य कृपा, जो नवम भाव दैवी कृपा, पिता के लिए अच्छा है, ये भाग्य के लिए अच्छा है। लेकिन अगर बुध पापी प्रभाव में हो, नीच का हो जाए छठे घर में, तो पिता के लिए भी, भाग्य के लिए भी, इन सब चीज़ों के लिए, वो राज्य कृपा के लिए भी ये अनिष्ट कारक हो जाएगा। बुध वैसे
तो भाग्य शुभ ग्रह है, बुध शुक्र शनि ही तुला लग्न के लिए शुभ है। लेकिन अगर बुध नीच का हो या खराब प्रभाव में हो तो पिता के लिए, भाग्य के लिए, दैवी कृपा के लिए ये अनिष्टकारक हो जाएगा। 10वां घर जो है कर्म स्थान का स्वामी चंद्रमा हो जाता है। चंद्रमा नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो वो केंद्र के स्वामी के रूप में शुभत्व का वो परित्याग कर देगा। लेकिन चूंकि सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि ही मिलती हैं, इसलिए इनके लिए स्पेशल दृष्टि से इसको देखते हैं। अगर ये मजबूत है तो अच्छा और खराब है तो खराब। तो चंद्रमा जो है वो अगर मजबूत स्थिति में, अच्छी स्थिति में, तो प्रोफेशन के लिए, राज्य के लिए ये अच्छी स्थिति है। और 11वें घर का स्वामी जो है वो सूर्य हो जाता है। तो 11वां घर का स्वामी स्वास्थ्य की दृष्टि से, वैसे तो त्रिसडाय है, तीसरा, छठा, 11वां, तो सूर्य को भी पापी मानते हैं तुला लग्न के लिए। जैसे गुरु को मानते हैं वैसे सूर्य को भी पापी मानते हैं। लेकिन सूर्य जो है वो चूंकि एक ही राशि उसके पास है, तो वही नियम जो चंद्रमा सूर्य का है कि अगर ये मजबूत होता है तो धन वगैरह के लिए तो अच्छा है ये। हाँ, ये हेल्थ के लिए सूर्य जो है छठे घर का स्वामी अच्छा नहीं। अगर सूर्य जो है छठे घर में अगर आ जाता है तो नेत्र रोग दे सकता है। हालांकि कंपटीशन वगैरह में सफलता के लिए अच्छा है, चुनाव में लड़ने के लिए अच्छा है अगर सूर्य छठे घर में आ जाता है तो। लेकिन वो हेल्थ के लिए जो 11वें घर का स्वामी, स्वास्थ्य की दृष्टि से इसको बहुत अच्छा नहीं मान सकते, पर वो धन के लिए ये अच्छा है। हमने सारी राशि कोई छोटा नहीं, सारे ही बात कर लिए हम। तो वृषभ लग्न की तुलना में हम ये समझ पाए कि तुला लग्न जो है वो शुक्र यहाँ ज़्यादा अच्छा प्रभाव फल देता है। इसलिए तुला लग्न को, वैसे चुनाव के लिए भी, चुनाव का सीजन चल रहा था तो चुनाव में के लिए जो लग्न डिसाइड करते हैं, स्थिर लग्न हो तो ज़्यादा अच्छा मानते हैं। लेकिन वीवी रमन साहब ने तुला लग्न को बहुत अच्छा माना है। तुला लग्न अपने आप में काफ़ी अच्छा लग्न मानते हैं, क्योंकि जो पापी ग्रह शनि और मंगल है उसको ही मानते हैं कि इसमें वो पाप प्रभाव अपना नहीं देता। इस कारण भी इस लग्न को काफ़ी अच्छा माना गया है। धन के लिए भी काफ़ी अच्छा माना है, बैलेंस बिजनेस वगैरह के लिए, एज ए लॉयर, बिजनेसमैन, ये सब तुला वाले काफ़ी एक्टिव होते हैं। पॉलिटिशियन वगैरह भी है, मैन किसी के साथ एडजस्ट कर जाते हैं ना, ये लग्न ही ऐसा किसी के साथ एडजस्ट कर जाते हैं। सूर्य वगैरह भी इसके लिए अच्छा प्रभाव देता है। हाँ, अगर सूर्य नीच का लग्न में आ जाए तो ऐसे लोग के लिए स्पेशली पॉलिटिकल बड़ा ही खराब हो जाता है। मैंने देखा है शायद ही कोई इक्का दुक्का ही हो जिनका सूर्य लग्न में हो, और वो क्योंकि ये सूर्य बाधक भी हो जाता है। चल कहीं बाधक लग्न के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तुला लग्न के लिए सूर्य जो है बाधक हो जाता है, तो वो अगर नीच का लग्न में आ जाता है तो वो बेचारे तड़पते रह जाते हैं जीवन में। जो अचीवमेंट उनको चाहिए वो मिल नहीं पाती है। अगर स्पेशली अगर लग्न में अगर बाधक के रूप में सूर्य आ जाता है तो भीतर में अगर उच्च का हो गया हो, नवमान दसमान पे कुछ अच्छी कंडीशन हो गई तो अलग बात है। नॉर्मली मैंने देखा नहीं, यहाँ तक कि प्रशासनिक सेवा में भी इक्का दुक्का को ही देखा कि वो अच्छा कर पाए। एक आध लोग ही IPS वगैरह बन पाए, नहीं तो यहाँ पे जिनका वो भी नवमान दसमान पे उनके सूर्य अच्छी हो गए थे। नहीं तो यहाँ अगर सूर्य आ गए तो फिर गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए भी ये प्रॉब्लम कर देता है। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में वृश्चिक लगन पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगत करूँ।